हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 7 जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है, उसके हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आने वाले दिसंबर 2024 नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एमसीक्यू है, ठीक है ना। ये मेरे अपना नोट्स है, ठीक है ना। इसमें आपके सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी हम आज चर्चा करेंगे। यूनिट 7 पेपर 2 की है, क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। इसके क्वेश्चन के नंबरिंग पे नहीं जाइएगा, वो अलग है, लेकिन टोटल हम आपको 45 एमसीक्यू क्वेश्चन करा देंगे। और एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन पे आकर के प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी पिछले 5 सालों के एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस सब का आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे रिपीट हो जाते हैं या नहीं रिपीट होते हैं, तो इससे रिलेटेड ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। दूसरा कथन है उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तीसरा कथन है उद्देशिका संविधान का भाग है। चौथा कथन है उद्देशिका का कौन महत्व है। तो देखिए, इसमें सभी 3 ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। क्या कह रहा है ऑप्शन सी कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ये बात जो है सही है, ठीक है ना। बाकी सभी गलत हैं। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर टाइप मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, ठीक है ना। हम उसको बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा वी मेल है। वी मेल का मतलब होता है कि सही मिलान नहीं है। एग्ज़ाम में यही सब पकड़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दे रहा है वी मेल, ठीक है ना। और कभी कभी हम समझ लेते हैं कि सही मेल कौन है, वो दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं मिस्टेक करना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा इसमें से नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, उस नहीं को ही भूल जाते हैं, ठीक। तो देखिए, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता। क्या अनुच्छेद 39 जो है वह निःशुल्क विधिक सहायता की चर्चा करता है? सोचिए। अगला है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम का अधिकार है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। अगला अनुच्छेद 13 है जो विधि के समक्ष समता की बात करता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसमें जो है अनुच्छेद 13 वह विधि के समक्ष जो समता दे रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 13 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। बाकी सभी सही है। अनुच्छेद 39 जो है वह निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 41 जो है वह कुछ दशाओं में काम का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य के विशेषता सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य, यानी जो प्रस्तावना है उसका कौन सा उद्देश्य जो है वह व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य बैठाने को विशेषता सुनिश्चित करता है। तो वो हो जाएगा हमारा बंधुत्व। आप जब भी भारत की प्रस्तावना पढ़िएगा तो उसमें बंधुत्व शब्द आता है, ठीक है ना। तो उसी यहाँ बंधुत्व की चर्चा हो रही है कि उस बंधुत्व का अर्थ क्या है। जैसे कि आप पढ़े होइएगा प्रस्तावना में, तो एक लाइन आता है कि राष्ट्र की गरिमा और एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बंधुत्व का जो है अर्थ व्यक्तिवाद और समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को सुनिश्चित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसने भारत में बहुलवाद को राज्य वर्चस्ववादी बहुलवाद और उल्टे बहुलवाद के रूप में चिन्हित किया है। भारत में बहुलवाद को राज्य वर्चस्ववादी बहुलवाद और उल्टे बहुलवाद के रूप में
किसने चिन्हित किया है? तो आपको पता होगा कि लॉयड रुडोल्फ, ठीक है ना, लॉयड रुडोल्फ और सुजैन रुडोल्फ दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इनका जो भी रिसर्च रहा है वो इंडिया के ऊपर रहा है, इंडिया के शासन प्रणाली के ऊपर, और इन्होंने ही कहा था कि भारत में बहुलवाद को राज्य वर्चस्ववादी बहुलवाद और उल्टे बहुलवाद के रूप में बताया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद को किस वर्ष अपने दल में मूल्य दर्शन के रूप में स्वीकार किया? तो वो है 1985। और ये एकात्म मानववाद की अवधारणा किसने दी? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकात्म मानववाद की अवधारणा किस भारतीय विचारक ने दिया था? तो याद कर लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था एकात्म मानववाद की अवधारणा, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में स्वीकार किया, अपने पार्टी का मैनिफेस्टो में बना लिया, उसी सिद्धांत पर चलता है यह। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 93वां संशोधन का संबंध है, अभी जो भारतीय संविधान का 93वां संशोधन जो हुआ था उसका संबंध क्या था? शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण, जो मंडल कमीशन की सिफारिश को जो लागू किया गया था वही है 93वां संविधान संशोधन। उसमें क्या हुआ था? ओबीसी को शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अनुच्छेद का मिलान करना है। अनुच्छेद दे रहा है, अनुच्छेद 148 दे रहा है क्या? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या सही है? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 280 में दे रहा है कि वित्त आयोग। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग। तो आप इसमें सोचिए कि कौन कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया सभी के सभी सही है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा है, CAG की। फिर अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग की बात करता है। अनुच्छेद 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा है। 324 जो भारत का निर्वाचन आयोग है। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किस देश के संविधान से प्रतिष्ठापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किस देश के संविधान से प्रतिष्ठापित किया गया है? तो वो भारत के संविधान से किया गया है। देख लीजिए, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के संविधान से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किया गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किन राज्यों ने 1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज को क्रियान्वित किया था? किन राज्यों ने 1959 में सर्वप्रथम पंचायत राज को क्रियान्वित किया था? तो वो हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आपको तो मालूम ही होगा कि राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले शुरू किया गया था, फिर आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, और दोनों ये 1959 में ही हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में आता है, इसमें भी पूछने की संभावना है। इसको आप लोग पूरे अच्छे तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। देख लीजिए, अभिकथन और कारण जो है इसमें हम पढ़ेंगे और इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अभिकथन कह रहा है कि न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। एक बार और रिपीट करते हैं इसको कि न्यायिक विवेचना की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। देखिए, एक यहाँ पे हम क्या नया चीज़ ऐड किए कि जब भी ये अभिकथन और कारण था, इसको हम क्या लगा करके किए? क्योंकि लगा करके हम इसको पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी जब भी इसको पढ़िएगा क्योंकि लगा करके पढ़िएगा, ठीक। इससे पता चलेगा कि वो उसका सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसी पे पकड़ में आता है। तो देखिए, यहाँ दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या किया जा रहा है। न्यायिक विवेचना की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न को कालानुक्रमिक क्रम में रखे क्रोनोलॉजी में सजाना है कि कौन कौन सा केस कब हुआ था। और ये क्वेश्चन तो मतलब एक नहीं 1000 बार पूछा गया है नेट एग्ज़ाम में।
तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको मैं शॉर्ट वीडियो में भी बना कर डाला। यहाँ तो 4 ही केस दिया गया है, वहाँ ज़्यादा केस है, लगभग 10 केस हैं, 10-12 केस है, जिसको याद रख लेना है। उसका क्रोनोलॉजी हमेशा आता ही रहता है। देखिए, सज्जन सिंह केस जो है 1965 में हुआ था। सज्जन सिंह केस 1965 में हुआ था। गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। केशवानंद भारती केस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो कब हुआ था? 1973 में हुआ था। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस जो बेंगलोर कर्नाटका का था वो 1980 में हुआ था। इसको आप याद रखिए, ये खुद ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में सजा हुआ है, कौन सबसे पहले हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो सज्जन सिंह केस 1965 में, गोलकनाथ केस 1967 में, केशवानंद भारती केस 1973 में, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान की पुनर्वलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था? देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान की पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। अब देखिए, राज्य है और 14वीं लोकसभा में सदस्यों की संख्या, तो ये मतलब उस समय क्या है, ठीक है ना। और अभी का इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी 18वीं लोकसभा चल रही है, तो उस समय 14वीं लोकसभा में महाराष्ट्र से सदस्यों की संख्या 48 है, पंजाब में 13 है, गोवा में 2 है, सिक्किम में 1 है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में लोकपाल की संस्था का सुझाव दिया गया? तो वो है प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश के आधार पर 1966 में लोकपाल की संस्था का सुझाव दिया गया। तो ये कौन सा है? प्रथम 1966 की बात हो रहा है, तो उस समय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की चर्चा हो रही है। चलिए देखिए, 1966 में जो है उस समय लोकपाल की संस्था का सुझाव दिया गया, किसके द्वारा? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो मोरारजी देसाई बने थे, लेकिन वो 1967 में जाकर के उप प्रधानमंत्री बन गए। तब उनकी जगह पर हनुमंथैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के CAG यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा, जो भी हम लोग अनुच्छेद 148 में पढ़े हैं कि इसकी चर्चा कहाँ है, CAG के अनुच्छेद 148 में चर्चा है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत के CAG द्वारा कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? तो वो लेखा परीक्षण का काम किया जाता है, ठीक है ना। ऑडिट का काम सिर्फ किया जाता है, लेकिन इनके नाम में नियंत्रक लगा हुआ रहता है, तो उस पे नहीं जाना है कि इनको नियंत्रण करने का कुछ अधिकार दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। इनका सिर्फ काम ऑडिट का है, लेखा परीक्षण का काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों एडहॉक जज जो होता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो क्या है? अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यही एडहॉक जो है, आप एडहॉक बेसिस पे बहुत सारे प्रोफेसरों को अपॉइंट किया जाता है कि मतलब कुछ दिन के लिए काम करिए, फिर जब ज़रूरत होगी तो फिर बुलाया जाएगा, ज़रूरत ख़त्म तो आप अपने घर जाइए। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? कौन सा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं? तो देखिए, सुकुमार सेन जो है वो तो प्रथम रहे ही हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है? नहीं रहे हैं, ठीक है। TN सेशन जो रहे हैं चुनाव सुधार के लिए, तो मशहूर है TN सेशन। फिर है JS लिंगदो, ये भी रहे, ये JS लिंगदो और SL शंखदर। तो JS लिंगदो है जो है वह रह चुके हैं, लेकिन इसमें SL शंखदर जो है वह नहीं रहे हैं भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान संकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह है प्रतिस्पर्धी बाजार उन्मुखता से संबंधित। तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान संकल्पना प्रतिस्पर्धी बाजार उन्मुखता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये तो पता ही है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो अनुच्छेद 243D में है, जो पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वप्रथम स्थापित किया? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र बहुत बार पूछा भी गया है कि भारत का प्रथम राज्य महाराष्ट्र है जिसने लोकायुक्त कार्यकाल सबसे पहले स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें भी कौन सा पूछ रहा है कि संघ और राज्य के संबंध सुधार से संबंधित कौन सी समिति नहीं है, वो देखना है। तो देखिए राजमन्नार समिति की रिपोर्ट जो आई थी वो राज्य और संघ में जो विवाद चल रहा था उसके सुधार के लिए संबंधित है। दूसरा है सरकारिया आयोग। देखिए यहाँ पर जो है राजमन्नार समिति की रिपोर्ट जो है राजमन्नार समिति जो है वो संघ और राज्य के संबंधों को सुधार करने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो पहला तो है ही ठीक। दूसरा है सरकारी आयोग। ये तो सब जानता है, बहुत ही फेमस आयोग है जिन्होंने संघ और राज्य के बीच चल रहे विवाद को ख़त्म करने, उसके संबंध सही संबंध हो उसके लिए सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी। तीसरा है पश्चिम बंगाल सरकार का ज्ञापन जो था ये भी संघ और राज्यों के संबंधों को संबंधित था। चौथा है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका संबंध दूसरा था, इसका संबंध संघ राज्य संबंध से नहीं, सुधार से नहीं था। ये था कि स्टेट फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन के लिए ये चुना गया था। तो इसमें जो नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि नहीं है, तो नहीं है कौन सा है? ये ऑप्शन 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन किस लिए हुआ था कि इट वॉज फॉर्म टू डिस्कस स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, उसके लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। देखिए ये भी केस वाला ही है मामला। ये क्वेश्चन जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट केस जो है उसको क्रोनोलॉजी में सजाने की बात की गई है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की चर्चा की है। तो देखिए वही है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कि ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 में हुआ था। ठीक है, दूसरा केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, ये 1973 में। और अगला है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, ये 1975 में, यानी आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 में। और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि कब हुआ था, तो 25 जून 1975 में। और उसी 25 जून को अब मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने की घोषणा की है। अगला ऑप्शन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। तो ये यहाँ पे क्रोनोलॉजी सजा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको एकदम याद कर लेना है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950 में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 में, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी 1975 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि अभिलक्षण नहीं है, जो अभी प्रेजेंट में चुनावी यदि चल रहा है उसके अभिलक्षण नहीं है, उस पर ध्यान देना है। तो वो है हमारा ऑप्शन, देखते हैं कि बहुदलीय प्रथा है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। गठबंधन का निर्माण हो ही रहा है बहुत, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है 18वीं लोकसभा में वो गठबंधन से ही चल रही है। तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण है, ये 1967 के बाद ख़त्म हो गया। ऑप्शन 4 है मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि, ये सही है। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वह गलत है और इसमें नहीं है, वही पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसने भारत की संविधान सभा को भारत को सूक्ष्म चीतू यानी माइक्रोकॉस्म इन एक्शन की संज्ञा दी थी? भारत की संविधान सभा, जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उस संविधान सभा को सूक्ष्म चीतू यानी माइक्रोकॉस्म इन एक्शन की संज्ञा दी थी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है ना, तो भारतीय संसद के पर्सपेक्टिव में ग्रेनविल ऑस्टिन का बहुत सारा कर्तन है, उसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है।
आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल और उसका स्थापना वर्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुत तरह का है कम्युनिस्ट पार्टी। एक तो है सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1925 में हुआ था, तो वो वाला नहीं, ये जो है मार्क्सिस्ट, यहाँ लगा हुआ है क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। फिर आ गया जनता दल। जनता दल की स्थापना 1988 में हुआ था। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार में एक राजनीतिक दल है जनता दल यूनाइटेड, जिसके लीडर नीतीश कुमार है, तो वो अलग है, ठीक है ना। और ये जो है जनता दल है, इसी से टूट करके वो बना है जनता दल यूनाइटेड। अगला है कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, यानी AIADMK, इसी को बोलते हैं, तमिलनाडु की पार्टी है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जिसके लीडर अखिलेश यादव हैं, यूपी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है, उसकी चर्चा करना है। देखिए, मतलब उसकी पहचान करना है कि कौन सा, 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें सब अनुच्छेद की चर्चा की गई है, और कौन सा सही मैचिंग नहीं है उसको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में की गई है। नहीं, गलत है, ये 124 में नहीं की गई है। 124 में तो सीधा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाती है। ऑप्शन 2 है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में है। अभी हम इस क्वेश्चन की चर्चा की है, बताइए सही है या गलत है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136। तो देखिए, इसमें ये सब सही है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वही गलत है, क्योंकि 124 में कह रहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में की गई है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत है। अनुच्छेद 126 जो है उसमें जो किया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 124 तो है वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 127 में अभी हम चर्चा किए हैं, सही है वो। ऑप्शन 3 जो है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 है। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त अनुच्छेद 136 में है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि किस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटा विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी आप लोग लोकसभा चुनाव में वोटिंग किए होइएगा, तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो है, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए रहते हैं उसके सबसे लास्ट में एक नोटा रहता है, नोटा का बटन रहता है, यानी नॉन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका अर्थ होता है कि अगर जो भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसमें हमको कोई भी पसंद नहीं है, तो आप वहाँ पे नोटा विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये पहले रूल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त कब दी, तो वो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 में ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। उसके बाद से नोटा विकल्प मतदाताओं को, वोटरों को उपलब्ध हो गया। आगे देखेंगे हम लोग पुस्तक हैं और लेखक हैं। देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है बुक एंड राइटर के नेम। पहला बुक है कि पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के लेखक कौन है? मैरोन वीनर। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी के लेखक कौन है? मैरोन वीनर। ऑप्शन बी है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो जानते ही है सब कोई कि रजनी कोठारी है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक। ऑप्शन 3 है मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन। मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन के लेखक है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ऑप्शन 4 है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसके लेखक है पॉल आर ब्रास। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? पॉल आर ब्रास। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय महान्यायवादी, ठीक है ना, महान्यायवादी का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी का अधिकार नहीं है। यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की चर्चा की गई है, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हम लोग CAG की चर्चा की है कि अनुच्छेद 148 में है, उसी तरह महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कि राज्यसभा में बोलने का अधिकार महान्यायवादी को है। लोकसभा में बोलने का अधिकार महान्यायवादी को है। पहला सही, दूसरा सही। संसद में मताधिकार का अधिकार, इनको किसी भी सदन में मत नहीं दे सकते हैं, अपना वोटिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार, बिल्कुल सही, सरकार की तरफ से वकील के काम करते हैं।
तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा नहीं है उनका अधिकार, वहीं पूछ रहा था, वोटिंग का अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो देखिए, सब कोई जानते हैं कि 7वीं अनुसूची जो है, ठीक है ना, जिसमें 3 प्रकार की सूची की बात की गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन को आप समझिए कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित, ठीक है ना, उनके पास जो भी शक्तियाँ हैं, कानूनी शक्तियाँ, उनको बांटा गया है केंद्र और राज्यों के बीच की चलिए ये पावर जो है केंद्र सरकार की है, ये पावर जो है राज्य सरकार की है। इस टॉपिक पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, इस टॉपिक पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिस पे दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, ठीक, जिसे हम लोग समवर्ती सूची में रखे हैं। तो जिस पर केंद्र सरकार बना सकती है उसे संघ सूची कहते हैं, जिस पर राज्य सरकार बना सकती है उसे राज्य सूची कहते हैं, जिस पर दोनों बना सकती है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो क्या समवर्ती सूची पे अगर एक ही टॉपिक पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दे के, तो क्या दोनों कानून वैलिड होगी? तो नहीं, उस कंडीशन में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वह वैलिड होगा। तो यहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम दे दिए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7th शेड्यूल। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सही कथनों की पहचान करें, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला कथन है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, बिल्कुल सही। कथन 2 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, वो राज्य सरकार की अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, ठीक है ना। आप उसके लिए न्यायालय, उसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, राज्य अपनी सुविधा अनुसार उसको लागू कर सकता है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के सभा के गठन से संबंधित घटनाओं के बारे में सही कथन की पहचान करें। चलिए, संविधान सभा के गठन से संबंधित जो घटना हुई थी उसका ऑप्शन में दिया गया है, उससे चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। सोचिए। अगला ऑप्शन है कि राजेंद्र प्रसाद को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तीसरा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया। ये तो आप कॉमन सेंस यूज करके पकड़ सकते हैं। अगला है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था और बाद में यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था और बाद में यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया। बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, ऑप्शन 4। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 जो है ये तो सीधा पता चल रहा है कि गलत है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस दिन हम लोग आज़ादी मना रहे थे। तो फिर उस दिन राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ अपनाया गया, उससे पहले अपनाया गया। ऑप्शन 2 जो है वह क्या कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नहीं भाई, 9 दिसंबर नहीं, 9 दिसंबर को तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का। इनको जो है 11 दिसंबर को चुना गया। पहला ऑप्शन जो है संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 और 4 सही है, 2, 3 गलत हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में समितियों और उनके अध्यक्षों के बारे में सही कथन है। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, बिल्कुल सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सोचिए। तीसरा है संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। चौथा है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कुछ 2 ऑप्शन में जो है उलट पुलट कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो गलत हो गया है। जैसे कि आप देखिए कि पहला ऑप्शन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, तो नहीं, ये गलत है। यहाँ पे संघ संविधान जो है इसके अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल नहीं, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
और ऑप्शन 4 में देखिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष यहाँ जवाहरलाल नेहरू दे रहे थे, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरदार पटेल होगा। यानी ऑप्शन 2 और 4 पे इंटरचेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 3 जो है संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला ऑप्शन है 10वां संशोधन 1961 ने दादर और नगर हवेली को शामिल किया। दूसरा ऑप्शन है 12वां संशोधन 1962 ने नागालैंड को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया। तो देखिए, सोचिए, टाइम देते हैं आप लोग को। तीसरा ऑप्शन है 22वां संशोधन 1969 ने मेघालय को एक स्वायत्त राज्य के रूप में बनाया। चौथा ऑप्शन है कि 36वां संशोधन 1975 ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 12वां संशोधन 1962 ने नागालैंड को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2, बाकी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 2 नहीं, 2 तो गलत है ही, 1, 3 और 4 ये सही है। ठीक है, यानी 36वां संविधान संशोधन 1975 ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि JB कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया गया। JB कृपलानी द्वारा, सोचिए, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये तो सीधे ऐसे ही गलत हो जा रहा है, कोई भी बता देगा। तीसरा ऑप्शन है फ्रैंक एंथोनी को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, सोचिए। चौथा है BN राव को सभा का अध्यक्ष चुना गया। क्या इसमें सोचना है, सही कथन की पहचान करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 और 3 वो सही है, 2 और 4 गलत हैं। जैसे देखिए, JB कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया था, बिल्कुल सही है। यहाँ दूसरा में दे रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने, नहीं, अस्थायी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बने, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फ्रैंक एंथोनी को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि BN राव को सभा का अध्यक्ष चुना गया, गलत है, ये गलत है। सभा का अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। और फ्रैंक एंथोनी के अलावा एक आदमी जो है, क्या नाम है उनका, HC मुखर्जी, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में कौन से प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो वह है केंद्रीय विधानसभा के नियमों और पहला ऑप्शन है कि केंद्रीय विधानसभा के नियमों और अस्थायी आदेशों को अपनाना। ऑप्शन 2 है कि संविधान सभा कार्यालय में के मौजूदा संगठन की पुष्टि। ऑप्शन 3 है भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना। ऑप्शन 4 है ब्रिटिश भारतीय सरकार का विघटन। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में कौन से प्रस्ताव पारित किए गए। तो देखिए, पहला है कि केंद्रीय विधानसभा के नियमों और अस्थायी आदेशों को अपनाना, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 है कि संविधान सभा कार्यालय में मौजूदा संगठन का पुष्टि, बिल्कुल सही है। 3 है कि भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करना, इसी के लिए तो किया ही गया था। ऑप्शन 4 जो है वह है ब्रिटिश भारतीय सरकार का विघटन, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, बाकी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है कि धार्मिक अधिकारों पर मौलिक अधिकार उप समिति के निर्णयों के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन 1, भारतीय धार्मिक अधिकारों में आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक गतिविधियाँ शामिल नहीं थी। ऑप्शन 2, उप समिति ने समुदायों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति देने वाला अय्यर का प्रावधान स्वीकार किया। ऑप्शन 3, महिला सदस्यों के विरोध के कारण धर्म का अभ्यास करने का अधिकार हटा दिया गया। ऑप्शन 4, समिति ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर लगाने की स्वतंत्रता को स्वीकार किया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 जो है वह गलत है, बाकी सभी सही है। देखिए 4 क्या कह रहा है कि समिति ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए कर लगाने की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन 4 कर लगाने की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया कि जितना मन उतना टैक्स लगाते तो फिर सरकार के
क्या पावर अधिकार रह जाएगा, सरकार की अहमियत ही क्या रह जाएगी। ऑप्शन 3 है महिला सदस्यों के विरोध के कारण धर्म का अभ्यास करने का अधिकार हटा दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है उप समिति ने समुदायों को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति देने वाला अय्यर का प्रावधान स्वीकार किया, बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन है धार्मिक अधिकारों में आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक गतिविधियाँ शामिल नहीं थी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि सार्वजनिक निधियों से संचालित या सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं थी। ऑप्शन 2 है राज्य निधि प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। ऑप्शन 3 राज्य सहायता प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा वैकल्पिक बना दी गई। ऑप्शन 4 समुदाय कामकाजी घंटों के बाद धार्मिक शिक्षा दे सकते थे। तो यहाँ पे जो है सही का पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन 1 जो है क्या कह रहा है कि सार्वजनिक निधियों से संचालित या सहायता प्राप्त स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही। जो भी सार्वजनिक निधि सरकार के फंडिंग से जो भी स्कूल या सरकार के सहायता प्राप्त जो भी स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही है तो वो सभी के लिए अनिवार्य नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हो सकता है कि और भी धर्म के बच्चे हो उसमें, तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 2 जो है राज्य निधि प्राप्त स्कूलों को धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, ऐसा नहीं है, गलत है ये, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वैकल्पिक बना दी गई, बिल्कुल सही, वही बात हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट का ही यहाँ कथन है, बस थोड़ी भाषा चेंज की गई है। ऑप्शन 4 है कि समुदाय कामकाजी घंटों के बाद धार्मिक शिक्षा दे सकते थे, बिल्कुल सही, यहाँ ऑप्शन 1, 3, 4 सही है। आगे बढ़ेंगे हम। ड्राफ्ट संविधान में निर्देश, सिद्धांतों और सामाजिक नीति के संबंध में लिए गए निर्णयों का सही वर्णन कौन सा कथन करता है। तो ड्राफ्ट संविधान प्रस्तुत करने से पहले निर्देश सिद्धांतों पर चर्चा नहीं की गई थी। ऑप्शन 2 है BN राव के ड्राफ्ट का उद्देश्य सामाजिक क्रांति और निहित स्वार्थों के बीच संतुलन बनाना था। ऑप्शन 3 है श्रमिकों के अधिकार को सामाजिक नीति के खंड में शामिल किया गया था। ऑप्शन 4 है KT शाह के प्रस्ताव के अनुसार रोजगार का अधिकार दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर जो है KT शाह जो है क्या कह रहे हैं कि KT शाह के अनुसार रोजगार का अधिकार दिया गया था, ये गलत कथन है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी इसमें ऐसा कुछ अथी नहीं था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है 3 श्रमिकों के अधिकार को सामाजिक नीतियों खंड में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही। BN राव के ड्राफ्ट का उद्देश्य सामाजिक क्रांति और निहित स्वार्थों के बीच संतुलन बनाना था, बिल्कुल सही। ड्राफ्ट संविधान प्रस्तुत करने से पहले निर्देश सिद्धांतों पर चर्चा नहीं की गई थी, बिल्कुल सही, यानी कि 1, 2, 3 सही है। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और निर्देश सिद्धांतों पर ग्रेनविल ऑस्टिन का दृष्टिकोण निम्न में से किस कथन को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP पर ग्रेनविल ऑस्टिन का जो दृष्टिकोण था वह किस कथन से सबसे अच्छे दर्शाता है। तो देखिए पहला कथन है कि वे भारत की सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मुख्य हिस्सा है। दूसरा है समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा एक क्रांतिकारी है और उसका महान सामाजिक महत्व है। तीसरा है कि भारतीय संविधान ने 1848 के यूरोपीय उपलब्धियों से कहीं आगे बढ़कर किया। चौथा है कि धर्मनिरपेक्षता को राजनीतिक स्थिरता की शर्त के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो सही है, ठीक है ना। इसमें जो दे रहा है कि भारतीय कहाँ गया, धर्मनिरपेक्षता को राजनीतिक स्थिरता के शर्त के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान ने 1848 के यूरोपीय उपलब्धियों से कहीं आगे बढ़कर किया, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा क्रांतिकारी है और इसका महान सामाजिक महत्व, बिल्कुल सही। वे भारत की सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मुख्य हिस्सा है, बिल्कुल सही। यानी 1, 2 और 4 सही है, बाकी गलत हैं। आगे बढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान के प्रारूपण में विशिष्ट प्रस्ताव के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन मुंशी यानी KM मुंशी और भीमराव अंबेडकर दोनों के मसौदे में सामान्य था, सोचिए। दूसरा है KM मुंशी का अंतर धार्मिक विवाह पर प्रस्ताव थोड़े अंतर से पराजित हुआ था। तीसरा है अंबेडकर का वैध और अवैध बच्चों के बीच के अंतर को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। चौथा है
कि केटी शाह का रोजगार के अधिकार के प्रस्ताव अंतिम मसौदे में शामिल किया गया, तो ये गलत है, ठीक है ना। केटी शाह के जो है केटी शाह का रोजगार के अधिकार का प्रस्ताव अंतिम मसौदे में शामिल किया गया, ये गलत है। तीसरा है अंबेडकर का वैध और अवैध बच्चों के बीच के अंतर को हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, ये भी गलत है। ऑप्शन हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे जो है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन के मुंशी और अंबेडकर दोनों के मसौदे में समान था, बिल्कुल सही है। के मुंशी का अंतर धार्मिक विवाह पर प्रस्ताव थोड़े अंतर से पराजित हुआ था, ये सही है, यानी यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संविधान सभा द्वारा सामना की गई चुनौतियों को कौन सा कथन सबसे अच्छा दर्शाता है। संविधान सभा जो थी उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उससे संबंधित एक कथन दिया गया है और वो बताना है। देखिए, पहला कथन है कि इसे संविधान का मसौदा तैयार करने और महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया था। दूसरा है विभाजन के कारण सभा को एक विशेष कलंक के साथ जन्म दिया गया था। तीसरा है इसने एक क्रांति की उपलब्धियों को दर्ज किया जहां पहले ही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए जा चुके थे। चौथा है सभा में प्रारंभ में दिशा की कमी थी लेकिन विभाजन के बाद इसे दिशा मिली। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 क्या कह रहा है कि सभा में प्रारंभ में दिशा की कमी थी लेकिन विभाजन के बाद इसे दिशा मिली, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि इसने एक क्रांति की उपलब्धियों को दर्ज किया जहां पहले ही महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए जा चुके थे, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन 2 है कि विभाजन के कारण सभा को एक विशेष कलंक के साथ जन्म दिया गया था, बिल्कुल सही, विभाजन का डर तो था ही। पहला ऑप्शन है कि इसे संविधान का मसौदा तैयार करने और महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया था, बिल्कुल सही है। यानी इस हिसाब से ऑप्शन 1 और 4 हमारा सही है, 3 गलत है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संरचना और कार्य प्रणाली को कौन सा कथन सही ढंग से दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कि सभा ने एक संसदीय संघीय लोकतंत्र स्थापित किया। दूसरा है कि अंतिम संविधान स्थिरता और अनुकूलनशीलता के बीच एक समझौता था। तीसरा है संपत्ति के अधिकार को बिना किसी प्रतिबंध के सुनिश्चित किया गया था। चौथा है सभा ने केवल राजनीतिक न कि सामाजिक आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 सभा ने केवल राजनीतिक न कि सामाजिक आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित, बल्कि गलत है, ऐसे तो रहेगी केवल राजनीतिक पे ही ध्यान दिया। तीसरा है संपत्ति के अधिकार को बिना किसी प्रतिबंध के सुनिश्चित किया गया, ऐसा भी नहीं है, गलत है। ऑप्शन है अंतिम संविधान स्थिरता और अनुकूलनशीलता के बीच एक समझौता था, बिल्कुल सही है। एक ऊपर में ऑप्शन है कि संविधान ने सभा ने एक संसदीय संघीय लोकतंत्र स्थापित किया, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संवैधानिक प्रावधानों को संघ सरकार की पहल पर साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। किस संवैधानिक प्रावधान को संघ सरकार की पहल पर साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, उसको देखना है। देखिए ऑप्शन 1 है एक नए राज्य का प्रवेश और अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिणामी संशोधन। ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 11 के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 148 3 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन 4 है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधान अनुसूची 5 के पैरा 7 के तहत है। तो यहाँ पे जो है सभी के सभी हमारे कथन क्या है, सही है। चलिए एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं हम, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि एक नए राज्य का प्रवेश और अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिणामी अगर संशोधन करना हो तो संघ सरकार साधारण बहुमत से कर सकती है। अनुच्छेद 11 के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है इसमें भी साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 148 3 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान जो है इसके लिए भी केंद्र सरकार साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। ऑप्शन 4 जो है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित प्रावधान अनुसूची 5 के पैरा 7 के तहत है, ठीक है। तो इसमें भी संघ सरकार साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, यानी चारों के चारों ऑप्शन सही है जिसमें संघ सरकार जो है साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 45 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप UGC नेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं
तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आप किसी भी स्टेट पीजीटी एग्ज़ाम जो पॉलिटिकल साइंस से होने वाला है उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। CUT PG पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इससे जोड़ें, जो भी और स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं उसको चैनल से ज़रूर जोड़ें। थैंक यू।